अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली 3.2 के 3 प्रश्न बचे हुए हैं, 20वां, 21वां और 22वां। तो तीनों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, यानी हल करके दिखाएंगे और तीनों प्रश्नों को मलाई बना देंगे, बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 20वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 20 को हल करते हैं। हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो प्रश्न को हल करते हैं। किसी स्कूल की, इसने कहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की पुस्तकें हैं तथा 10 दर्जन, ठीक है भाई, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। आगे, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, ठीक है, क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। क्लियर। आव्यूह बीजगणित या हम कहें आव्यूह गुणन, बात एक ही है, के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न को हम बाद में हल करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे। ओके, नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया है, ठीक है भाई। 10 दर्जन जो हैं रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें, रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी हैं, बराबर, मैं इधर लिख देता हूं नीचे, ठीक है, 10 दर्जन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी हैं, 8 दर्जन। बराबर 8 दर्जन। ओके, उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें, तो हम लिखेंगे तथा अर्थ, ठीक है, शास्त्र की पुस्तकें कितनी, 10 दर्जन। अच्छा, यहां पर जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, दर्जन में हैं, और एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, ठीक है, 12। तो हम लिखेंगे चूंकि एक दर्जन में संख्या, एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। क्लियर मेरे प्यारे भाई। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, ओके, उसके बाद भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, उसके बाद अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या। मैंने क्या लिखा, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी दर्जन है, रसायन विज्ञान की पुस्तकें 10, ठीक है, तो 10 और एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12, बराबर 120, ठीक है। रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या कितनी है, 120। इसके बाद हम भौतिक के लिए लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या बराबर, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी दर्जन है, 8 दर्जन। 8 गुणा एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12, 12 8 96, ठीक है। भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 96। अब हम लिखेंगे इसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, तथा अर्थशास्त्र की पुस्तकों की संख्या कितनी दर्जन पुस्तकें हैं,
अर्थशास्त्र की कितनी दर्जन पुस्तकें हैं? 10 दर्जन, तो लिखेंगे 10। और एक दर्जन में संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है भाई, तो 120 पुस्तकें हैं ना अर्थशास्त्र की। क्लियर ना? आई होप समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मानेंगे, क्या मानेंगे? पुस्तकों का आयु। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना पुस्तकों का आयु। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आयु बनाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आयु का क्रम क्या रहेगा? तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट यानी शुरू करेंगे और देखेंगे कितने एलिमेंट, कितने अवयव हैं, कितनी प्रकार की पुस्तकें हैं। 3 प्रकार की। ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक, अर्थशास्त्र। तो कितनी पुस्तकें हैं, कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। तो हम लिखेंगे 3, यानी 3 एलिमेंट हैं। 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हम आयु बनाएंगे पुस्तकों का आयु, उसका क्रम रहेगा 1 गुणा 3। ओके, इसको हम, इस क्रम को 3 गुणा 1 यहां पर नहीं लिख सकते हैं। अगर मैंने 3 गुणा 1 क्रम लिया तो उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, दिमाग दही बन जाएगा लेकिन उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्रम से लेंगे 1 पहले। ठीक है, फिर हम 1 से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे गुणा लगाएंगे, फिर देखेंगे कितने एलिमेंट, कितने अवयव हैं। 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, 1 2 3, तो हम गुणा 3। ठीक है, अब इसका मतलब 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 पंक्ति। ठीक है, एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, 96। ठीक है भाई, 120। 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 3 स्तंभ, 1 2 3। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकों का मूल्य कितना, यानी कीमत 80 रुपए, यानी एक पुस्तक का मूल्य। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, यहां पर दिया हुआ है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य। ठीक है, 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। रसायन विज्ञान की पुस्तकों का मूल्य यानी कीमत कितनी है। ठीक है, तो यहां पर क्रम से पहले क्या है? रसायन विज्ञान की पुस्तक। ठीक है, 80 रुपए। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद? भौतिक विज्ञान की पुस्तक के लिए, तो मैं इधर लिखता हूं भौतिक विज्ञान की पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना है? 60 रुपए, यानी क्रम से दिया हुआ है ना, क्रमशः। इसके बाद अर्थशास्त्र की पुस्तकों का मूल्य यानी कीमत 40 रुपए। ओके, अब हम क्या करेंगे? धन राशियों का आयु बनाएंगे, तो लिखेंगे, मानेंगे। ठीक है, माना धन राशियों का आयु। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा माना धन राशियों का आयु। अब हम आयु बनाएंगे, लेकिन इस आयु का क्रम क्या रहेगा? तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो इस आयु का क्रम है यानी कोटि है, इस क्रम को हम उल्टा करेंगे। तो इस आयु का क्रम रहेगा, 3 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में। तो इस आयु का क्रम रहेगा 3 गुणा 1। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 1। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या है? 3 पंक्ति 1 स्तंभ, एलिमेंट कितने हैं? 3, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 पंक्ति 80, फिर 60, ओके, फिर 40। ठीक है, कितना? 40। 3 पंक्ति, 1 पंक्ति, दूसरी, तीसरी और 1 स्तंभ। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है? तो इसने कहा है लास्ट में, दुकान को कुल
कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मेरे को कुल धनराशि ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे कुल धन राशि, कुल धनराशि ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। बाईसवां प्रश्न, ओके। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। लिखेंगे अतः कुल धन राशि बराबर, हमारे पास इधर स्थान कम है तो मैं नीचे लिख देता हूं। अच्छी तरह से याद रखना, आप लोगों को यहां पर लिखना है इसके सामने, ठीक है, बराबर के सामने। लेकिन मेरे पास स्थान कम है तो मैं नीचे लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, ठीक है, पुस्तकों का आयु गुणा धनराशियों का आयु, ओके, धनराशियों का आयु, ओके मेरे प्यारे दोस्त, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पुस्तकों का आयु क्या है, पुस्तकों का आयु जो कि मैंने माना है ये है 120, 96, फिर 120, इसका क्रम 1 गुणा 3, ओके। अब धन गुणा लगाएंगे, धन राशियों का आयु अब हम लिखेंगे। क्या है धन राशियों का आयु, जो कि मैंने बनाया 80, 60, 40, इसका क्रम 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। मेरे प्यारे दोस्त, दो आयु का गुणनफल कब संभव होता है, जब पहले आयु में स्तंभों की संख्या और दूसरे आयु में पंक्तियों की संख्या समान हो। यानी कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर ये दोनों नंबर एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम, ठीक है, एक जैसे होते हैं, तब तो दो आयु का गुणनफल संभव होता है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है, एक जैसे हैं, तो इनका, ठीक है, गुणनफल संभव है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 120 गुणा 80, ठीक है। फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 96 गुणा 60, इसकी गुणा इससे करेंगे प्लस 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 120 गुणा 40, इसका क्रम क्या रहेगा, एक इधर बचा, ठीक है, और एक इधर बचा। क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। क्लियर। जब हम गुणा कराएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे, 12 8 96, मैंने कहा 2 जीरो आएंगे और 12 8 96, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 6 छंग 36, पहले हम जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर 6 छंग 36 के 6 हासिल 3 और 6 नेम 54, 54 और 3 57, ठीक है, 5760, प्लस है तो प्लस, इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। 2 जीरो आएंगे, 12 चौक 12 चौक 48, अब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20,160 रुपये। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 20,160 रुपये। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः दुकानदार को 20,160 रुपये की कुल धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम नीचे, तो अच्छी तरह से सुनो और समझो। अतः दुकानदार को, ठीक है, 20,160 रुपये, 20,160 रुपये की
कुल धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, दुकानदार को, ठीक है, यानी विक्रेता को। अतः दुकानदार को या हम कहें विक्रेता को 20,160 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 21 और 22 का उड़ाएंगे गर्दा। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। इक्कीसवां प्रश्न, ठीक है भाई। अब हम 21वें प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? यहां से यहां तक ये कंडीशन प्रश्न नंबर 21 और 22 के लिए दी गई है। क्या दी गई है, पढ़ लेते हैं क्या है। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणा n, 3 गुणा k, 2 गुणा p, n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के आव्यूह हैं। इसके कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, यह है आव्यूह, ठीक है, 5 आव्यूह हैं और इन आव्यूह की कोटियां यानी क्रम ये है दिए हुए क्रम से। ठीक है, आव्यूह x की कोटि ये है, ठीक है, आव्यूह y की ये है, z की ये है कोटि और w की ये है और p की ये है कोटि। ठीक है, यह है आव्यूह और इन आव्यूह के क्रम ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। यानी प्रश्न नंबर 21 और 22 ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, यानी बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 21, तो आगे देखते हैं हम क्या कहता है प्रश्न 21। यहाँ पर जो दिया हुआ है पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई के परिभाषित होने के लिए n कामक के तथा p पर क्या प्रतिबंध यानी रिलेशन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, चूंकि p बाई प्लस डब्ल्यू बाई, ओके, p बाई प्लस डब्ल्यू बाई। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, पूरा खेल यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आव्यूह p की कोटि क्या है, लास्ट वाला p आव्यूह है, इसकी कोटि, ठीक है, p गुणा k। क्लियर? ओके, इनटू है तो इनटू का चिन्ह लगाएंगे। आव्यूह बाई, ओके, तो मैंने लिख लिया। क्लियर? आव्यूह बाई की कोटि क्या है यानी क्रम क्या है, तो दूसरे नंबर पर है x बाई। आव्यूह बाई की कोटि 3 गुणा के, 3 गुणा के। क्लियर? प्लस है तो प्लस लगाएंगे। आव्यूह w की कोटि क्या है, w कितने नंबर पर है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो w की कोटि यानी क्रम n गुणा 3। इसे मैं रब करता हूं यार। ठीक है, मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। तो यह है इनटू आव्यूह बाई और बाई की कोटि जो कि हम लिख चुके हैं, चाहे आप रिपीट कर सकते हो यानी देख सकते हो फिर दोबारा। दूसरे नंबर पर बाई है तो क्या है, कोटि यानी क्रम 3 गुणा के। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है पहले से। यह है, ओके। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। बीच में गुणा का चिन्ह है, किसका है, गुणा का चिन्ह। दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह में, ठीक है, स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। यानी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि ये दोनों नंबर समान होने चाहिए, तब तो दो आव्यूह का गुणनफल संभव है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3। तो हम क्या करेंगे, इस कोटि में के स्थान पर 3 रखेंगे। ओके, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोटि p गुणा के में k बराबर 3 रखने पर
ठीक है। और यहां पर दोनों अवयवों का गुणनफल संभव है क्योंकि ये दोनों नंबर समान है, एक जैसे हैं। साथ में इसे चलाएंगे, p गुणा, ठीक है, इस कोटि में k के स्थान पर 3 रखेंगे, इसका क्रम 3 गुणा k। अब यहां पर ये दोनों नंबर एक जैसे हो गए, समान। अब यहां पर पहले से ही समान है तो इनका गुणनफल संभव है, ठीक है। तो w बाई, ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये छूट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, n गुणा k। क्लियर। तो हम गुणा करेंगे तो p बाई p बचेगा गुणा k, 3 से 3 छूट जाएगा, प्लस मेरे प्यारे दोस्त बीच में प्लस का चिन्ह है। तो दो अवयवों का योगफल कब संभव होता है, जब दोनों अवयवों के क्रम समान होते हैं, यानी कोटि समान होती हैं। लेकिन यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, स्तंभों की संख्या समान है लेकिन पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। तो या तो हम इस कोटि में p के स्थान पर n रखेंगे या हम इस कोटि में n के स्थान पर p रखेंगे, उसके बाद क्रम समान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, ठीक है, कोटि p गुणा k में p बराबर n रखने पर, चाहे इस कोटि में n के स्थान पर p रख दो, चाहे इस कोटि में p के स्थान पर n रख दो, ठीक है। तो हम इस कोटि में रखेंगे p के स्थान पर n। क्लियर। अब यहां पर ये इन दोनों अवयवों के क्रम समान है, जब दोनों अवयवों के क्रम समान है तो इनका योगफल संभव है। अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्रम n गुणा k। ओके मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर इसने कहा है p बाई प्लस w बाई के परिभाषित होने के लिए n कामा k तथा p पर क्या प्रतिबंध यानी रिलेशन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे को एक मान मिला क्या, अतः n बराबर k, तथा दूसरा मान क्या मिला, p बराबर n। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी विकल्प। k बराबर 3, ठीक है भाई, इसमें 21 में k बराबर 3 कहां पर है, ये है। और p बराबर n, ऑप्शन नंबर यानी विकल्प ए सही है, डी गलत है, बी गलत है, सी गलत है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, यही मेरा फाइनल आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 22वें प्रश्न को हल करेंगे। ओके क्लियर। तो मैं इसे रब करता हूं, ठीक है भाई। बाईसवां प्रश्न। ओके, अब हम 22वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान सरल तरह से हल करने वाले हैं, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। यदि n बराबर p, तो आव्यूह, इस आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, लिखेंगे दिया है प्रश्न 22वां, नोट करेंगे 5z। क्लियर, 7 है तो 7 लिखेंगे। आव्यूह x, मैट्रिक्स x, आव्यूह x मैंने लिख दिया है। आव्यूह x का क्रम क्या है, यानी कोटि क्या है, 2 गुणा n, ठीक है। माइनस है तो -5। आव्यूह z,
अवयव जेड की कोटि क्या यानी क्रम क्या है, जेड कहां पर है, तीसरे नंबर पर, 1 2 3, 1 2 3। जेड की कोटि यानी क्रम 2 गुणा पी, 2 गुणा पी। ओके, अब हम इस 7 को अंदर ले जाएंगे। जब हम 7 को अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव के साथ गुणा होगी, तो x से गुणा होगी, 7x हो जाएगा। ठीक है, 5 को भी अंदर ले जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर की पॉइंट है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। दो अवयव का घटाना कब संभव होता है, जब दोनों अवयव के क्रम यानी कोटि समान होती है। लेकिन यहां पर क्या है, कोटि समान नहीं है, असमान है। पंक्तियों की संख्या समान है, यह पंक्ति यह है स्तंभ, ठीक है, पंक्ति स्तंभ। मेरे प्यारे दोस्त, पंक्तियों की संख्या समान है, पंक्तियों की संख्या समान है, 2 2। स्तंभों की संख्या समान नहीं है, n है p है, तो हम समान करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, अपनी तरफ से। अब यहां पर की पॉइंट है, की पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक ऐसा की पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हो। तो अच्छी तरह से सुनो और समझो। सबसे पहले आप लोग ये सुनो कि दो अवयव का घटाना कब संभव होता है, जब क्रम समान होते हैं यानी कोटि समान होती है दोनों अवयव की, तब तो दोनों अवयव का घटाना संभव होता है। लेकिन यहाँ पर कोटि समान नहीं है, असमान है। क्या है, पंक्तियों की तो संख्या समान है लेकिन स्तंभों की संख्या समान नहीं है, तो हम स्तंभों की संख्या समान करेंगे, ठीक है, अपने स्टाइल से। किस प्रकार से, सुनो समझो और देखो। अगर हम इस कोटि में, ठीक है, 2 गुणा n, इस कोटि में n के स्थान पर p रखते हैं, n के स्थान पर p रखते हैं, तो मेरे को कोटि मिलेगी 2 गुणा p। मैंने कहा अगर हम इस कोटि में n के स्थान पर p रखते हैं तो मेरे को कोटि मिलेगी यानी क्रम मिलेगा 2 गुणा p। हम देखेंगे कहीं पर जो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, कहीं पर भी 2 गुणा p है, नहीं है, ठीक है, p गुणा 2 है, ठीक है। तो हम इस कोटि में n के स्थान पर p नहीं रखेंगे, आगे हम चलेंगे। इस कोटि में, इस क्रम में p के स्थान पर n रखेंगे, तो क्या मिलेगा, क्रम 2 गुणा n, और 2 गुणा n यहाँ पर है। देखेंगे कहीं पर भी, ठीक है, कोई सा भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये क्रम है या हो, ठीक है, 2 गुणा n बिल्कुल है, 2 गुणा n। तो हम क्या करेंगे, इस क्रम में p के स्थान पर n रखेंगे, ठीक है। इस क्रम में हम n के स्थान पर p नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, अगर हम रखेंगे तो मेरे को क्रम मिलेगा 2 गुणा p, जो कि कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो हम क्या करेंगे, कोटि 2 गुणा p में p बराबर n रखने पर, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि p के स्थान पर n रखने पर, तो 7x माइनस 5 जेड बराबर 7x, ठीक है, 2 गुणा n, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 5 जेड, ओके, 2 गुणा इस कोटि में, इस क्रम में, ठीक है, p के स्थान पर n रखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों अवयव के क्रम समान है, जब क्रम समान है तो दोनों अवयव का घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 7x माइनस 5 जेड, ठीक है, क्रम सेम टू सेम रहेगा, 2 गुणा n। इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, इस अवयव की कोटि क्या है यानी क्रम क्या है, क्या है क्रम, 2 गुणा n। तो हम लिखेंगे अतः अवयव 7x माइनस 5 जेड की कोटि, या हम कहें क्रम, ठीक है, 2 गुणा n। तो कौन सा ऑप्शन यानी विकल्प सही है, 2 गुणा n, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।